Dear student, a very good morning to all of you. Now, under this class, we will discuss the chapter 18 of the BNSS under section 234 to 247 of the BNSS, which is a very small topic, that is the charge. But the name of the topic is charge, but as per the importance and the significance of this topic is unparalleled. So, we will cover section 234 to till 247 of this episode. First, let me clear what is the charge. And because as I told you that it is one of the very significant and very important aspect of the BNSS. As soon as the magistrate has labeled the charge against the accused, since we presume that the trial has now been started. So if you see very from the initial stage to till date as per the charge is concerned, then we will find out that जैसे ही किसी भी घटना की किसी भी कॉग्निटिव ऑफेंस के एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद पुलिस उस पूरे एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करती है, which we have already discussed in earlier chapter, and thereafter police will submit the final report under section 193 subclause 2 of the BNSS. फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अब यहाँ तक जो प्रोसेस होती थी वो पुलिस अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन के स्तर से करती थी. जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, नाउ द जो बॉल जो है वो अब जुडिशियल परव्यू में आ जाता है. अब यानी मजिस्ट्रेट की एंट्री यहाँ शुरू होती है. अब तक जो थी वो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और जैसे ही पुलिस 193 के अंतर्गत अपने रिपोर्ट सबमिट करती है, अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट को. अब मजिस्ट्रेट उस पर अपना जुडिशियस माइंड अप्लाई करेगा और वो तमाम साक्ष्यों को, तमाम दस्तावेजों को जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो लगाया है और उसमें और वो सबमिट किया है, उस रिपोर्ट को देखने के पश्चात, दस्तावेजों और सारी चीज़ों को देखने के पश्चात अब मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियस माइंड अप्लाई करता है. और जुडिशियस माइंड अप्लाई करने का तात्पर्य होता है कि वो थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन को, थोड़ा सा डिफेंस को सुनने के बाद उसको ये निर्णय लेना होता है कि क्या पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें सफिशिएंट एविडेंस है कि अब एक्यूज के ऊपर चार्ज लगाया जाए. और अगर एक्यूज के ऊपर चार्ज लगाने का वो निर्णय कर लेता है और चार्ज लगाता है, तो यहीं से ट्रायल की प्रोसेस शुरू हो जाती है. यानी कि अगर आप देखें तो एफआईआर दर्ज से लेकर पुलिस के रिपोर्ट सबमिट करने तक की पूरी प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन कराती है. पुलिस रिपोर्ट जैसे ही सबमिट होती है और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो जब तक चार्ज फ्रेम नहीं करता है तब तक की सारी कार्रवाई इंक्वायरी के अंतर्गत आती है. और जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है उसके बाद से सारी प्रोसीडिंग जो है वो ट्रायल के पर्व में आ जाती है. यानी कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन समाप्त होता है, इंक्वायरी शुरू होती है, और जैसे इंक्वायरी समाप्त होती है वो ट्रायल शुरू होती है. इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में जो है बीच में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, तो तब की सारी प्रोसीडिंग इंक्वायरी, और चार्ज फ्रेम हो चुका है तो उसकी प्रोसीडिंग जो उसके बाद की प्रोसीडिंग जो है वो ट्रायल कराती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द अर्लियर केसेस. चार्ज हमेशा जो है वारंट केसेस में और सेशन केस में दायर होता है, जबकि समनी केसेस में चार्ज जो है वो नहीं लगाया जाता है. वारंट ट्रायल ऐसे मामले में होता है जिसमें कि 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, और उसीलिए उसको वारंट ट्रायल कहलाता है. और सेशन कोर्ट जो है जो 7 साल या उससे ज्यादा केसेस को सुनता है, वो भी जो है वो उसके यहाँ जो ट्रायल होता है वो सब चार्ज के बाद ही ट्रायल उस पर लगाया जाता है. चार्ज के बाद ही मामला जो है सेशन कोर्ट में जाता है. तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि जितने भी ग्रीवियस सस्पेंसेस होते हैं उसमें चार्ज यानी कि सेशन कोर्ट और सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल में चार्ज लगाना जरूरी होता है. समन केसेस में जो है चार्ज लगाने की जरूरत नहीं होती है. तो ये सारी चीजें. अब आइए, ये जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है 234 से लेकर 247 में चार्ज के डिफरेंट प्रारूप बताए गए, कैसे चार्ज लगाया जाता है. अगर चार्ज में कोई ओमिशन होता है या अल्ट्रेशन होता है तो उसको कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, और कैसे रिजॉइंडर या चार्जेस होता है. इस तमाम सेगमेंट, तमाम चीजें जो है हम लोग चार्ज के अंतर्गत डिस्कस करेंगे. हम लोग 2 पार्ट में पूरे चार्ज को बांटे हैं. पहला पार्ट है फॉर्म ऑफ द चार्जेस, या चार्ज का प्रारूप क्या होगा, और दूसरे पार्ट में किन किन मामलों में रिजॉइंडर यानी चार्जेस
को क्लब किया जा सकता है, वो हम पार्ट बी में देखेंगे। अब आइए सेक्शन 234 टॉक्स अबाउट द कंटेंट ऑफ द चार्ज। चार्ज के अंतर्गत क्या कंटेंट होंगे, यानी कि चार्ज के इंग्रेडिएंट क्या होंगे, इसके बारे में सेक्शन जो है वो 334 में बताता है। एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट द ऑफेंस विथ विच द एक्यूज्ड इज चार्ज। चार्ज में सबसे अहम बात की गई है कि उस ऑफेंस के बारे में बताया जाएगा जिसके लिए एक्यूज को चार्ज किया गया है। यानी कि उस अगर संहिता में अगर इसमें साफ साफ लिखा गया है, अगर किसी स्पेसिफिक एक्ट में जो है ऑफेंस को स्पेसिफिकली सेक्शन लिखकर डिफाइन किया गया है, जैसे कि अगर आईपीसी में देखें ज्यादातर संहिता में पाएंगे हेडिंग वाइज, यानी थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी, ये हेडिंग वाइज डिसाइड किया गया है। तो अगर हेडिंग डिसाइड किया गया है तो वो हेडिंग जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कि उस हेडिंग को लिखना होगा कि एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट द ऑफेंस। ऑफेंस की अगर हेडिंग भी लिख दी जाती है तो सेक्शन 1 जो है वो फुलफिल हो जाता है, बशर्ते कि संहिता में जो है हेडिंग डिफाइन की गई हो। दूसरा है इफ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम द ऑफेंस में बी डिस्क्राइब इन द चार्ज बाय दैट नेम। यानी कि जो बात कही गई कि अगर ऑफेंस को डिस्क्राइब किया गया है बाय नेम से तो उस स्पेसिफिक नेम जो है वो जरूर होना चाहिए। यानी किसी स्पेसिफिक हेडिंग धारा में उस ऑफेंस को परिभाषित नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उस ऑफेंस के जो है लैंग्वेज को भी यहाँ पर पढ़ सकता है। इफ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम सो मच द डेफिनेशन ऑफ द offense must be stated as to give the accused notice of the manner with which the charge। यानी कि मान लीजिए सेक्शन नहीं डिफाइन किया गया है, मान लीजिए हेडिंग नहीं डिफाइन किया गया है, तो ऐसे स्थिति में क्लॉज 3 ये कह रहा है कि अगर ऑफेंस डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम देन डिफिनेशन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस यानी ऑफेंस की जो लैंग्वेज होती है कि क्या उसकी डिफिनेशन है उस ऑफेंस की, उस डिफिनेशन को पढ़ के उस डिफिनेशन को उस चार्ज में लिखा जाएगा। यानी कि पहला बताया गया सेक्शन है तो सेक्शन लिखना होगा, दूसरा बताया गया है कि अगर ऑफेंस को स्पेसिफिक नेम से परिभाषित है तो वो उस स्पेसिफिक नेम को लिखना होगा उस ऑफेंस का, और अगर ऑफेंस का कोई ना सेक्शन है ना स्पेसिफिक नेम है तो ऐसी स्थिति में ऑफेंस की डिफिनेशन को बताना होगा चार्ज में। अब आइए फोर्थ है द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट दिस द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन इन द चार्ज। फोर्थ है यदि कोई कानून या यदि कोई लॉ या सेक्शन के अंदर कोई क्राइम घटित हुआ है तो उसके चार्ज फ्रेमिंग के समय उसे मजिस्ट्रेट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी सेक्शन जो है उस ऑफेंस का सेक्शन जो है वो चार्ज में मेंशन करना होगा। फिफ्थ है द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू ए स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू constitute the offense charge was fulfilled in the particular cases। 5 को देखिएगा कि हर एक छोटी सी बड़ी चीजें जो कंप्लेनेंट ने बताई है या फिर इन्वेस्टिगेशन अफसर ने उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने लाया है, वो हर छोटी चीज़ों को जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लिखने पड़ेगी, जिससे कि अपोजिट पार्टी को अपने डिफेंस करने में सहायता मिलेगी। नहीं अपोजिट पार्टी को जो है ये लगना चाहिए सेक्शन 5 में के अंतर्गत कि यदि कोई चार्ज बना दिया गया है स्पेसिफिक ऑफेंस का है तो उस ऑफेंस में जितने भी इंग्रेडिएंट बताए गए हैं उस सारे इंग्रेडिएंट को यहाँ पर फुलफिल करने की बात की गई है। 6 है द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ये सिंपल सी बात है कि जिस कोर्ट के लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज उस कोर्ट की होगी उस यानी हिंदी की होगी या ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी है, सुप्रीम कोर्ट या डिफरेंट हाई कोर्ट में या कुछ और स्टेट की भाषा जो है इंग्लिश है, तो जहाँ जैसी भी भाषा होगी उस कोर्ट की भाषा होगी, उसी कोर्ट की भाषा में चार्ज को फ्रेम करना होगा। और 7 है इफ द एक्यूज हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, या अगर एक्यूज को पहले से कन्विक्ट किया जा चुका है यानी कि किसी ऐसे एक्यूज पर चार्ज लगाया गया जो ऑलरेडी पहले से कन्विक्टेड है, देन प्रीवियसली ऑफ एनी ऑफेंस इज लायबल बाय रीजन ऑफ विच प्रीवियस कन्विक्शन टू enlarge punishment or to punishment of the different kind for the subsequent offense, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of the affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense. The fact, date and place of
the previous conviction shall be stated in the charge, and if the statement has been omitted, the court may add it to any time before sentence is passed. दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें यहाँ बात की गई है कि अगर किसी ऐसे एक्यूज के ऊपर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है जो ऑलरेडी पहले से कन्विक्टेड है, यानी कि वो पहले किसी क्राइम में उसे कन्विक्ट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति पर चार्ज लगाया जा रहा है तो उस पर स्पष्ट रूप से उसका प्रीवियस कन्विक्शन के मामले जो है वो चार्ज में मेंशन करने होंगे, ताकि उस व्यक्ति को जो है अगर ट्रायल के बाद अगर उसके खिलाफ पनिशमेंट दिया जाता है तो प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन को अगर तथ्य मेंशन किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है उसको इनलार्ज पनिशमेंट दिया जा सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल जब भी कोर्ट को लगता है कि सजा, यानी अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन को जब चार्ज बना रहा है तो उसको मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर सजा के पहले जब भी कोर्ट को लगता है कि प्रीवियस कन्विक्शन उसमें जोड़ा जाए तो कोर्ट जो है उसके प्रीवियस कन्विक्शन को चार्ज में जोड़ सकती है। यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन अगर हुआ है व्यक्ति का तो लेटर जो कन्विक्शन होगा उसमें उसकी मात्रा जो है वो बढ़ा दी जाएगी, हैबिचुअल, क्योंकि वो कोर्ट के नजर में हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित हो चुका है। अब आइए सेक्शन 235 टॉक्स अबाउट द पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्राइम करने का जो टाइम होता है, प्लेस होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो व्यक्ति जो क्राइम करता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर बात की है द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस। इस ऑफेंस करने का समय और प्लेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अतः चार्ज में उसके समय और उसके प्लेस का अवश्य मेंशन होना चाहिए। एंड द पर्सन अगेंस्ट हुम, और जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑफेंस लगाया गया उसका नाम स्पष्ट तौर पर होना चाहिए। द थिंग इज टू रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वाज कमिटेड एज आर द रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव द एक्यूज नोटिस टू द मैटर विथ विच ही इज चार्ज। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि चार्ज में जो है ऑफेंस के समय और स्थान के बारे में स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया उस व्यक्ति के और वस्तु के बारे में और सारी विशेषताएं, जैसे एक्यूज को कब बात की गई, उस पर क्या आरोप है इत्यादि सारी चीजें जो है वो शामिल करनी हो जाएगी। दूसरा है 235 सब क्लॉज 2 व्हेन द एक्यूज इज चार्ज विद द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जहां पर एक्यूज को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए चार्ज किया गया है, 3 ऑफेंस की बात की गई है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन the property or the other movable property, यानी तीन प्रॉपर्टी की बात की गई है, 3 चीजों की बात की गई है, 3 क्राइम की बात की गई है। पहला है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दूसरा है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी और तीसरा है अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम। केवल एक ग्रॉस सम, लंप सम अगर अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया जाए दैट इज सफिशिएंट। As the case may be, it has described the movable property in respect of which the offence is altered to have been committed and the date between which the offence is alleged to have been committed without specifying particular item or exact date, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of 242। दोस्तों यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट चार्ज लगाए जाते हैं और वो 3 ऑफेंस का दोषी होता है, मान लीजिए क्रिमिनल 3 ऑफेंस का नाम है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दूसरा डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी और तीसरा है अदर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है तमाम प्लेस से होकर, ट्रांजेक्शन से होकर गुजरती है, तो ऐसे स्थिति में एग्जैक्ट टाइम मान लीजिए नहीं भी बताया गया है या एग्जैक्ट प्लेस भी नहीं बताया जा रहा है या एग्जैक्ट अमाउंट भी नहीं बताया जा रहा है, तो भी बस आवश्यकता इस बात की है कि लम सम अमाउंट और लम सम प्लेस बता दिया जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में चार्ज का जो पर्पज जो है वो फुलफिल हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक डेट बताई जाए, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन डिफरेंट प्लेस से होते हो जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा किस समय और किस स्थान पर ये क्राइम अकर हुआ है। तो अगर लम सम भी क्राइम का प्लेस और अमाउंट बता दिया जाए तो भी सफिशिएंट हो जाता है। ये धारा 235 में बताई गई है। अब सेक्शन 236 टॉक्स अबाउट द व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। कब जो है न सेक्शन बताने की जरूरत है, न डिफिनेशन बताने की जरूरत है, न ऑफेंस की परिभाषा बताने की जरूरत है, बल्कि क्या बताने की जरूरत है, मैनर, किस मैनर में ऑफेंस हुआ है, वो ये बात करता है 236 की। 236 बात करता है कि जब when the nature of the case is such that the particular mention is exception
234 और 235, यानी कि 234 कंटेंट ऑफ द चार्ज बताया गया है और पर्टिकुलर एज टू द टाइम प्लेस एंड पर्सन के बारे में बातें गई है। डू नॉट गिव एनी एक्यूसिव सफिशिएंट नोटिस। इस जो नोटिस जो चार्ज लगाया गया है उस चार्ज से स्पष्ट नहीं हो रहा है 234 और 235 के अंतर्गत कि किस प्रकार का ऑफेंस किया गया है। तो ऐसी स्थिति में बताया गया है he is charged, the charge shall also contain such particular of the manner in which the alleged offense was committed as will be the sufficient for the purpose। यहाँ बात की गई है कि जब हम एक्यूज को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह के अपराध में उसे उसके ऊपर चार्ज बनाया जा रहा है, तो हम मैनर भी बता सकते हैं। मैनर तभी बताएंगे जब 234 में कंटेंट ऑफ द चार्ज और 235 में पर्टिकुलर एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट हैव द पावर टू फ्रेम अ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मैनर टू कमिट द ऑफेंस, यानी कि कोर्ट को लगता है कि 234 और 235 को बताने पर भी एक्यूज का जो है वो क्या क्राइम किया है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट ये कह रही है कि चार्ज में जो है वो मैनर, मैंने किस तरीके से कब चाकू लेके आया, कब चाकू लेके गया और कब चाकू पीछे से मारा, ये सारे मैनर बताने होंगे जिससे कि एक्यूज को पता चल जाए कि कोर्ट ने उसके ऊपर किस अपराध के चार्ज को जो है वो लगाया है। अब आइए 237 talks about the word in charge taken in the sense of law under which the offence is punishable. In every charge, word used in describing an offence shall be deemed to have been used in the same attached to them respectively by the law under which such offence is punishable। ये थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन है। जैसे भी वर्ड को किसी भी लॉ में लिखा हुआ है, माने जैसे कि किसी लॉ में लिखा हुआ है ये सेक्सुअल ऑफेंस है, ये ग्रेप पेनिट्रेशन है, या कुछ भी जो स्पेसिफिक नेम दिया गया है अपराध का, तो ऐसे मामले में जो भी वर्ड जिसमें लॉ में जो डिफाइन किया गया है उसी का सेम लिटरल मीनिंग लिया जाएगा। यानी व्यक्ति अपने से कोई डिफिनेशन नहीं बनाएगा, कोई अपने से कोई इसका मीनिंग नहीं लगाएगा। जो उस अपराध के संबंध में डिफिनेशन यानी उस अपराध को परिभाषित करने के संबंध में कोई स्टैट्यूट में जो बात कही गई है, यानी कि अगर सेक्सुअल ऑफेंस की परिभाषित में सेक्सुअल ऑफेंस के केस में अगर सेक्सुअल ऑफेंस में किसी स्पेसिफिक क्राइम को क्या होता है कि सेक्सुअल ऑफेंस होगा, अगर ये डिफाइन किया गया है तो उसी लिटरल डिफिनेशन को वहां लिया जाएगा। अपने मन से कोई अपराध को जो है डिफाइन करने का कोई प्रयास कभी भी नहीं करेगा। ये बात सेक्शन 237 में बताई गई। 238 टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ एरर्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर द चार्ज। No error in stating either the offense or the particular required to be stated in the charge, and no omission to state the offense or those particulars shall be required at any charge of the case as material unless the accused was in fact misled by such errors or omission and it was occasion of failure। दोस्तों इसे एक बात से समझिए कि अगर चार्ज बनाने में कोई ओमिशन हुआ है तो ऐसी स्थिति में चार्ज पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बात बताता है सेक्शन 238। 238 में बात की गई है कि अगर मान लीजिए कोई एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ और पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई, फिर इंक्वायरी हुई और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम किया और फिर ट्रायल स्टार्ट हुआ और जब ट्रायल चल रहा था तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो चार्ज फ्रेम किया गया है उसे पता चलता है कि चार्ज बनाने में कुछ गलती हो गई या कुछ गड़बड़ी हो गई। तो ऐसी स्थिति में गलतियों से यहाँ पर तो ऐसी स्थिति में क्या इफेक्ट होगा, ये इसे हम अगर दो बातों से समझ सकते हैं कि अगर एरर और ओमिशन जो है वो जो है अगर मेंशन नहीं, अगर एरर और ओमिशन जो है से एक्यूज जो है मिसलीड नहीं हुआ है या फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को जो है वो पर्डन कर दिया जाएगा और ट्रायल जो है उसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन अगर एरर और ओमिशन से एक्यूज जो है मिसलीड हो चुका है या एरर और ओमिशन इस प्रकार का है कि एक्यूज को जो है वो न्याय देने में नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में दो स्थिति बनती है। या तो कोर्ट जो है वहीं पर सारी प्रोसीडिंग रोक देगा
और ऐसी स्थिति में और वो स्टे कर देगा या फिर फ्रेश चार्ज जो है वो लगाया जाएगा। यानी कि यदि चार्ज का एरर अगर या ओबेशन होने पर एक्यूज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में चार्ज को जो है वो अल्टर किया जा सकता है। यदि डिपेंड करेगा कि एक्यूज उस ओमिशन से या एरर से प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रभावित हो रहा है तो चार्ज जो है बदला जाएगा, अल्टर किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा, या अगर प्रभावित नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में चार्ज जो है वो जारी रहेगा। इसमें अगर एक केस देखें दोस्तों तो इसमें केस का नाम है रणछोड़ भाई वर्सेस राजीव भाई पटेल 2018। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट एरोनियस इरेगुलर और absence of a specific charge does not render the conviction invalid unless the failure of justice has occurred। जो बात बताई गई थी, अगर चार्ज के ओमिशन से चार्ज से एरर से अगर एक्यूज का फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है या एक्यूज उससे प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में चार्ज जो है वो अल्टर या एडिशन या उसको रद्द किया जा सकता है। अब आइए यहाँ पर 239 टॉक्स अबाउट द 238 और 239 दोनों एक दूसरे के ही सिनोनिम्स हैं। 239 टॉक्स अबाउट द कोर्ट में अल्टर चार्ज, कब और किन परिस्थितियों में जो है कोर्ट जो है चार्ज को अल्टर कर सकता है, इसकी बात यहाँ कही गई है। 239 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था 238 में इफेक्ट ऑफ एरर्स में, यानी कि एफआईआर दर्ज करने के बाद से चार्ज बनाने से पहले तक और फिर चार्ज बनाने के बाद अगर किसी भी प्रकार में जजमेंट आने के पहले किसी भी प्रकार में अगर कोर्ट को लगता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि कहीं पर चार्ज में गलती हो गई है, कोई ओमिशन हो गया है, कोई ऐसी चीजें छूट गई है, तो ऐसी स्थिति में लेटर ऑन जो है जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले चार्ज अल्टर या एडिशन, चार्ज में कोई अल्टरेशन या एडिशन किया जा सकता है या अल्टर एडिशन जो है वो कभी भी किया जा सकता है प्रोसीड ड्यूरिंग द ट्रायल। दूसरी बात कही गई है कि बिफोर द जजमेंट कभी भी किया जाता है। यदि दूसरी बात कही गई है एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज। जब भी कभी कोर्ट में जो है चार्ज बनाने के बाद लेटर स्टेज पर कभी भी कोर्ट जो है वो चार्ज को अल्टरेशन या एडिशन कर रही है तो ऐसी स्थिति में उस अल्टरेशन एडिशन को एक्यूज को पढ़ के बताया जाएगा, और अगर कोई चाहता है कि उसका मतलब समझाया जाए उस अल्टरेशन एडिशन का तो उसको मतलब भी पर्याप्त समझाया जाएगा। तीसरा है if the alteration or addition to the charge is such that the proceeding immediately with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the law, the court may in its discretion after the such alteration or addition has been made proceed with the trial as if the alter or added charge had been originally charged। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा कि यदि ट्रायल के किसी स्टेज पर चार्ज में या तो अल्टरेशन या एडिशन होता है और ऐसे मामले में या तो प्रोसिक्यूशन साइड से या एक्यूज साइड से अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या उसके साथ किसी भी प्रकार का जस्टिस नहीं हो रहा है, यानी प्रोसिक्यूशन के साइड से या एक्यूज के साइड से उस चार्ज के अल्टरेशन पर या एडिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाएगा कि वो चार्ज में जब प्रारंभ में चार्ज बनाया गया था उसी वक्त वो अल्टरेशन एडिशन कर दिया था लेटर स्टेज पर, यानी कि चार्ज जो है वैलिड एब इनिशियो होगा, प्रारंभ से ही चार्ज जो है अल्टरेशन को मान लिया जाएगा। अब आइए फोर्थ क्लॉज ये कह रहा है कि इफ द अल्टरेशन और एडिशन इज सच दैट proceeding immediately with the trial is likely in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial, या दो चीजें, डायरेक्ट एंड न्यू ट्रायल और अर्जेंट ट्रायल फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी। यहाँ पर जो सेक्शन सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर ट्रायल के स्टेज पर अगर जजमेंट से पहले कभी भी चार्ज में कोई अल्टरेशन एडिशन होता है उससे ना तो एक्यूज प्रभावित हो रहा है ना प्रोसिक्यूटर प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि चार्ज में जो अल्टरेशन एडिशन किया गया प्रारंभ से ही किया गया। ये दूसरा जो क्लास उसी का उल्टा है। यदि क्लास 3 का यदि ट्रायल के किसी स्टेज पर चार्ज में अगर एक्यूज प्रभावित हो रहा है या प्रोसिक्यूशन प्रभावित हो रहा है तो ऐसे स्थिति में जो है ऐसे स्थिति में कोर्ट जो है दो चीज कर सकता है, पूरे प्रोसेस को एडजर्न कर देगा और फिर या तो फिर न्यू ट्रायल जो है वो
पूरा चलाएगा, यानी ट्रायल वहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा और फिर नए तरीके से चार्ज जो है वो फ्रेम किया जाएगा, अगर प्रोसिक्यूशन और एक्यूज जो है अल्ट्रेशन और एडिशन से प्रभावित हो रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 239 का सब क्लास 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्यूज प्रभावित हो रहा है चार्ज के अल्ट्रेशन और एडिशन से, तो ऐसी स्थिति में न्यू ट्रायल जो है प्रारंभ किया जाएगा। 5 बताता है, इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द अल्टर और ऐड चार्ज इज वन फॉर द prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall be proceed with the until the such sanction is obtained, unless the sanction has been already obtained for the prosecution on the same fact or those on which the alter or add charge is founded। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि चार्ज के किसी स्टेज पर चार्ज में अल्टर या एडिशन किया जाता है और उस अल्टर और एडिशन ऑफेंस ऐसा किया गया है, यानी जिस चार्ज का ऑफेंस अब अल्टर किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, वो ऐसा है जिसमें कि ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन से पहले स्टेट गवर्नमेंट से या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन दिया जाएगा। यानी कुछ लोक सेवक ऐसे होते हैं जिसके खिलाफ अगर कोई चार्ज लगाया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसे यही बात की जा रही है कि अगर कोई चार्ज ऐसा है जिसके अल्ट्रेशन करने से या एडिशन करने से वो ऑफेंस ऐसा है जिसमें कि परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रोसीडिंग तब तक आगे नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि वो पर्याप्त परमिशन या ले चुका है। यानी कि प्रोसिक्यूटर को जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रोसीडिंग चलाने से पहले जो है परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए सेक्शन 240 का बात करिए, रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज अल्टर, whenever the charge alter or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed। यानी 240 बात करता है रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन द चार्ज अल्टर, यदि चार्ज फ्रेम करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने प्रोसिक्यूशन के जो होता है कैसे, जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन को मौका देता है कि वो अपने विटनेस को प्रस्तुत करें। पूरे विटनेस आ जाने के बाद, प्रोसिक्यूशन साइड से सारे विटनेस आ जाने के बाद, सारे गवाहों को प्रस्तुत करने के बाद डिफेंस से कहा जाता है कि वो अपने गवाहों को प्रस्तुत करे, और डिफेंस में जब गवाह प्रस्तुत कर लेता है उसके बाद अगर कोर्ट जो है मान लीजिए कोई चार्ज को अल्टर करती है, तो ऐसे स्थिति में जो है ये नियम ये है कि जिस भी एक्यूज को चाहे कोर्ट जो है वो पुनः, जिसको ऑलरेडी पहले सुन चुकी है उसको पुनः बुलाना चाहती है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या रीएग्जामिनेशन के लिए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है प्रोसिक्यूशन के कहने पर या एक्यूज डिफेंस लॉयर के कहने पर किसी भी विटनेस को पुनः से बुला के उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग और या फिर री-एग्जामिनेशन कर सकती है। सेक्शन 240 में कहा गया कि यदि कोर्ट में चार्ज में अल्टर या ऐड कर दिया गया है जिसे प्रोसिक्यूशन एक्यूज चाहे, तो कोर्ट में मैंडेट है या साल शब्द का प्रयोग किया गया है कि अगर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज चाहेगा किसी विटनेस को पुनः क्रॉस एग्जामिनेशन करना है या री-एग्जामिनेशन करना, तो करने का उसका पूरा अधिकार है। साल शब्द का प्रयोग किया गया, अतः उसे हर हालत में जो है वो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज राइडर लगाया गया है कि कोर्ट को अगर लगता है कि एग्जामिनेशन करने का आशय एक्यूज को तंग करना या न्याय को विलंब करना या विफल करना है, तो ऐसी स्थिति में विटनेस को रिकॉल या एग्जामिनेशन करने से सामान्य नियम यह है कि अगर अल्टर या चार्ज को अल्टर या एडिशन किया जाता है, तो अगर किसी प्रोसिक्यूशन के कहने पर या डिफेंस के कहने पर अगर चाहता है कि जो विटनेस ऑलरेडी सुने जा चुके हैं उसे पुनः से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो सेल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि वो पर्पज उसका वेक्सेशन और डिले है, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट जो है वो विटनेस को पुनः क्रॉस एग्जामिनेशन करने से मना भी कर सकता है। दूसरा है आल्सो टू रिकॉल एनी फर्दर विटनेस व्हेन द कोर्ट मे थिंक टू बी मटेरियल, यानी कि दूसरी बात ये अभी जो सबसेक्शन यहाँ पर ये 240 का सब क्लॉज ये कहता है कि जो विटनेस ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी कोर्ट में अपना बयान देने के बाद जा चुके हैं, उसका क्रॉस क्वेश्चन पहले हो चुका है, अगर अल्टर या एडिशन करने के बाद पुनः उसको बुलाया जा सकता है, पुनः क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पर उस विटनेस की बात करिए जो आ चुका है कोर्ट में, यहाँ भी बात कर रहा है उस विटनेस की जो कोर्ट में अभी नहीं आया है और कोर्ट को लगता है कि इसकी भी आवश्यकता होती है, यानी कि कोई फ्रेश विटनेस जो है कोर्ट बुलाना चाहे अल्टरेशन और एडिशन के परिणाम स्वरूप, तो किसी नए विटनेस को भी कोर्ट बुलाकर उसको जो है एग्जामिनेशन कर सकती है।